बिहार में पेपर लीक केस की जांच शुरू हो गई है और इस मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने कि पेपर लीक से जुड़े 5 मामलों को टेक ओवर कर लिया गया है सीबीआई द्वारा। बिहार में पेपर लीक केस की जांच शुरू हो गई है। राजस्थान में प्रॉक्सी कैंडिडेट के 3 केस की जांच, इसके अलावा गुजरात के गोधरा में चीटिंग का केस। सभी 5 केस में बिहार का लीकेज कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल अहम माना जा रहा है। इस लिहाज से सीबीआई अपनी जांच में आगे बढ़ रही है। तो देखिए, नीट पेपर लीक में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है। इस वक्त जांच के चलते हो क्या क्या रहा है उसकी एक अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। बिहार, गुजरात, राजस्थान के कुल 5 केस अब तक सीबीआई ने टेक ओवर किए हैं। आप दायरा देखिए कितने राज्यों में फैलता नजर आ रहा है। सभी केसों की फाइल राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बिहार का पेपर लीक कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल सबसे अहम माना जा रहा है, फिलहाल यह पता चला है। इसके अलावा बता दें, गुजरात के गोधरा, राजस्थान में प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो केस है उसे भी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले में। सीबीआई की जांच 4 पॉइंट पर केंद्रित बताई जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पेपर बनाने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही की जांच सीबीआई करेगी, ताकि पता लगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एनटीए के अधिकारी और पेपर तैयार करने वाले सीबीआई के रडार पर है। जी हां, तो ये तमाम जानकारियां इस वक्त आपके सामने हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक में TV9 का एक और बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला पेपर मिला है। बिहार ईओयू ने बरामद किया था अध जला पेपर। जलाने के बाद पानी से भिगोया गया था इस पेपर को, यह जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने अध जले पेपर को पंखे से सुखाया था। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार की इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये देखिए, ये हैं जले हुए प्रश्न पत्र। सॉल्वर गैंग के अड्डे से ये पेपर्स मिले थे और TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको इसकी खबर दिखाई थी। बिहार ईओयू ने बरामद किया था ये अध जला पेपर और जलाने के बाद इसे पानी से भिगो दिया गया था, ताकि कहीं किसी को कोई शक ना हो कि कौन से दस्तावेज, कौन से पेपर जलाए गए। पुलिस ने अध जले पेपर को सुखाया और उसके बाद ये वो प्रश्न पत्र हैं जिन्हें सॉल्वर गैंग के अड्डे से बरामद किया गया है। जले हुए प्रश्न जले पेपर्स का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, यहाँ बिग वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे जब बरामद किए गए तो किस तरीके से बरामद किए गए, ये आपको नजर आ रहा है। और ये वो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है जिसमें देखिए कितनी डिटेलिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जले हुए प्रश्न पत्र को किस तरीके से ये बिल्कुल सबूत किसी के हाथ ना लगे उसके लिए पूरी कोशिश की गई, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी, और यहां पर तमाम नंबर्स भी दर्ज किए गए हैं। प्रश्न संख्या 18(5), प्रश्न संख्या 19(6), इस तरह से इस दस्तावेज में सब कुछ दर्ज किया गया है कि मिला क्या क्या है। जले हुए प्रश्न पत्र पहले ही पहुंच जाते हैं सॉल्वर गैंग के पास। पेपर होना है 5 तारीख का, 4 तारीख की रात को सॉल्वर गैंग के पास यह पेपर मौजूद होता है और सॉल्वर गैंग के अड्डे से जले हुए प्रश्न पत्र पाए गए थे, जिनको अब इन टुकड़ों को कहा जा सकता है। जले हुए जो टुकड़े हैं वो इस वक्त जांच एजेंसी के पास है। उसका दस्तावेज आप देखिए, प्रस्तुत कर्ता का नाम और पता इस तरह से यहां पर दर्ज है। यहां पे कई नाम मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 40, 41, 12, इस तरह से मेंशनिंग की गई है कि उस प्रश्न पत्र में क्या क्या था, उसकी पूरी मेंशनिंग की गई है। बुकलेट नंबर 6136488825, प्रश्न संख्या 131। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आखिर इस दस्तावेज में क्या क्या दर्ज है। जैसे यहां पर 9वें नंबर पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 36 फिजिक्स, 10वां पॉइंट नंबर है प्रश्न संख्या 40 एक प्रश्न, इसके आगे लिखा हुआ है। अब ये जांच एजेंसियों का पूरा काम है कि किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाए और सॉल्वर गैंग के जो असली किरदार हैं, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं कि कितने किरदार और कितने सरदार, तो किरदारों पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सरदार कौन था यह पता लगाना अभी बाकी है। हमारे साथ हमारे 5 संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं और ये तमाम संवाददाता इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जहां पर सीबीआई की नजर, वहां दिल्ली से जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं, जहां पेपर लीक का सेफ हाउस यानी पटना से रुपेश कुमार मौजूद हैं, और जहां संजीव मुखिया का गढ़ उस नालंदा से कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लाइव हैं।
जहां पेपर लीक का शक हजारीबाग, विपिन चौबे हजारीबाग पहुंच चुके हैं, हमारे साथ लाइव हैं। जहां प्रॉक्सी कैंडिडेट ने परीक्षा दी यानी गोधरा, वहां से निकुंज पटेल हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। इन सब का रुख करेंगे, लेकिन रुपेश, क्योंकि सबसे बड़ा रोल सॉल्वर गैंग का, सबसे अहम भूमिका जिस जगह की है वो है बिहार। पटना से आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं ऐसे वक्त में जब सीबीआई अब तमाम केसेस को टेक ओवर करती हुई नजर आ रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? देखिए, पटना में सीबीआई का जो दफ्तर है उसके बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और सीबीआई पूरे एक्शन में है। सीबीआई की टीम जब से कल पटना आई, शास्त्री नगर थाने जहां पर मामले का उद्भेदन हुआ, जहां जांच शुरू हुई और जहां पर मामला दर्ज हुआ, सबसे पहला जो एफआईआर की कॉपी रिपोर्ट जहां दर्ज की गई वहां गई। वहां पर वो गाड़ी, जिस गाड़ी से तमाम एडमिट कार्ड्स बरामद हुए, 3 लोग सिकंदर समेत 3 लोग जहां गिरफ्तार हुए थे, वहां पर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। अब सीबीआई ने पटना एसएसपी को अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बुलाया था। पटना एसएसपी जो हैं वो भी सीबीआई में रह चुके हैं, लिहाजा एसएसपी को बुलाया गया था क्योंकि बिहार के नवादा में सीबीआई की टीम जब गई थी एक मामले में, वहाँ पर सीबीआई की टीम पर हमला हो गया था। ऐसे में सीबीआई पटना में जो सॉल्वर गैंग के जो अड्डे हैं उन अड्डों पर जाने के पहले अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर लेना चाहती है, लिहाजा पटना एसएसपी से सुरक्षा मांगा गया है। पटना एसएसपी को यहाँ बुलाया गया था। पटना एसएसपी यहाँ पहुँचे, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीबीआई की टीम बिहार में जहाँ जहाँ जाएगी या खासकर पटना में उसे पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सीबीआई की टीम के पास 2 सवाल हैं जो कि फिलहाल अनुत्तरित हैं। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बहुत काबिल तारीफ काम की है। सिर्फ एक इनपुट आया था और एक इनपुट के आधार पर इतने बड़े नेक्सस का खुलासा हो गया। एनटीए अड़ी रही, दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी अड़ी रही कि पेपर लीक हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास सबूत थे, उसके पास जले पेपर थे। उस पेपर में 70 से ज़्यादा प्रश्नों की सूची थी वहाँ पर जो बरामद किया गया था, जिसे इस वक्त 2 जगह फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। और उन प्रश्नों के अधजले जो अवशेष था उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यह कह दिया कि पेपर यहां पर लीक हुआ है और उस पेपर लीक के जितने किरदार थे उन सभी किरदारों के 5 गवाह, राज्यों उनके जो तक बयान है और 25 किरदार ऐसे हैं जो सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन सरदार कौन है ये सबसे बड़ा सवाल रुपेश बना हुआ है। मैं अपने अलग अलग सहयोगियों का एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर बताते चले। नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर है। पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लॉकर में भेजने के दौरान पेपर लीक की आशंका व्यक्त की जा रही है। पैसे के हिसाब से प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, बिहार में पेपर लीक कांड, सीबीआई को अब तक क्या मिला, सीबीआई को अब तक जांच में पता क्या चला है, आइए जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पूरा पेपर लीक कांड संगठित तरीके से अंजाम दिया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यह मामला है। नीट का प्रश्न पत्र करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ, 2 दिन पहले प्रश्न पत्र मिल गया सॉल्वर गैंग को क्या? यह सवाल। पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को एक रात पहले पेपर दिया गया। एक रात पहले पेपर देने की वजह से पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ, यह भी पता चला है। प्रतिमा, इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है, कम पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को पेपर का थोड़ा ही हिस्सा दिया गया, यानी पैसे के लिहाज से यह तय हुआ कि किसको कितना प्रश्न पत्र मुहैया कराना है। अब तक प्रश्न पत्र के बॉक्स में छेड़छाड़ का सुराग नहीं मिला है, यह भी बड़ी जानकारी सामने आई है। बैंक सेंटर तक पेपर पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। बैंक एग्जाम सेंटर के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, रूट की मैपिंग भी होगी जानकारी के मुताबिक। इसके अलावा बैंक के लॉकर तक पेपर भेजे जाने के दौरान लीक होने का शक भी व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ जले हुए पेपर की एनटीए के पेपर से सीएफएसएल में मैचिंग कराई जा रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करवा देते हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जीएम शाहीन, जेडीयू के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं रुख करूं, उससे पहले जितेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अब तक के जो मामले हैं 5 राज्यों तक इसके तार फैले हुए बताए जा रहे हैं, क्या होता वो आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभी जगह सीबीआई ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। बकायदा एक एसआईटी बनाकर इस मामले की तफ्तीश को बढ़ाया जा रहा है।
सबसे पहले शुरुआती तफ्तीश में सीबीआई को पता चला कि दरअसल जो क्वेश्चन पेपर था वो 48 घंटे पहले लीक किया गया, और जो लीकेज हुई है वो दरअसल जिस वक्त पेपर एनटीए से सीधा सेंटर्स तक पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान सीबीआई को शक है कि पेपर लीक हुआ। खास बात यह भी इस पूरे मामले में सामने आई है कि जो सीबीआई है वो दरअसल 4 चरणों में इस मामले की तफ्तीश करेगी। पहला चरण पेपर कब तैयार किया गया, दूसरा चरण पेपर सेंटर तक किस तरीके से पहुंचाया गया, यानी कि बैंक के लॉकर में कैसे रखा गया और बैंक के लॉकर से कैसे सेंटर पहुंचा, इसके अलावा पेपर कहां प्रिंट किया गया। तो ये वो 4 चरण है जहां पर सीबीआई की जो टीम है वो लगातार अपनी तफ्तीश कर रही है, और सभी अलग अलग टीमें इस चारों चरण से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। तो कहा जा सकता है कि एक लार्जर स्केल पर सीबीआई इस वक्त इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, बने रहें आप सभी हमारे साथ। हमारे तमाम संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर को कर रहे हैं ट्रैक। और देखिए, एक अहम खबर है, नीट पेपर लीक केस से जुड़ी आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पटना की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। नीट पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी यही है वो शख्स जिसका नाम है संजीव मुखिया, लेकिन इसकी गिरफ्तारी पर पटना की कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश जारी किया गया है पटना की कोर्ट की तरफ से। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त नालंदा में ही मौजूद हैं, जो कि गढ़ माना जाता है संजीव मुखिया का। वहां से कुमार, आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? और बड़ी हैरानी हुई ये फैसला देखकर, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जहाँ तक संजीव मुखिया की बात करें समीर, तो इसे लूटन मुखिया के नाम से भी इलाके के लोग जानते हैं जी। और महज ही एक छोटे सरकारी कर्मचारी एक तरह से कह सकते हैं के रूप में इसने अपना काम शुरू किया एक कॉलेज से, और वहाँ से अब ये किंग पिन बन गया है जैसा कि बताया जा रहा है। इसके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके संपर्क में जितने लोग हैं वो देश के अन्य भागों में पेपर लीक से संबंधित हैं, जिसमें से देवघर से 6 लोगों को पकड़ा गया है। इस वक्त मैं उसके गांव में मौजूद हूँ, हमारे पीछे उसका पूरा गांव है, और मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि गांव के लोगों से बात करूँ और किस तरीके से। लेकिन इन सब के बीच एक नई जानकारी हमें जो मिल रही है कि संजीव मुखिया बेशक कोर्ट से कोहेसिव लेके वो अपनी गिरफ्तारी को बचा चुका है, लेकिन वो खुद गायब हो गया है। वो कहाँ गया है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले से बचने के लिए वो नेपाल निकल गया है, क्योंकि यहाँ से नेपाल जाना बहुत ही आसान है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पुलिस और तमाम तरह की जो बचने के साधन है उसको ध्यान में रखते हुए उसने इस तरह का कदम उठाया है। जहाँ तक इसके नेटवर्क की बात करें तो इसका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि दूसरे राज्यों तक भी पूरा मामला है। समीर, जो हमें जानकारी मिल रही है, गुजरात में भी जो 30 बच्चे एग्जामिनेशन में पकड़े गए हैं एक तरह से, जो संदेह के घेरे में हैं, उसमें भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड और अलग अलग इलाकों से गए हैं। गुजरात यहाँ से एग्जाम देने के लिए अलग अलग इलाकों से गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रैकेट कितना ज़्यादा, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और संजीव मुखिया एक साधारण आदमी से लेकर असाधारण राजनीतिक रसूख वाला आदमी पहुँच गया, जिसने पॉलिटिकल पार्टी में पैठ बनाने के लिए अपनी पत्नी के लिए उसने 50-50 लाख रुपए का चंदा तक दिया, और फाइनली उसने लोजपा से अपनी पत्नी का टिकट कंफर्म भी करवाया। तो ये एक बताता है कि एक अदना सा आदमी कैसे पेपर लीक की किंगपिन बना, और इस गांव से निकलकर, जहां हम खड़े हैं वहां से निकलकर उस जगह पर पहुंचा जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। हालांकि पुलिस अभी उसे तलाश रही है, पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, पुलिस को फौरी कामयाबी मिली है उसको बेटे को गिरफ्तार करके, लेकिन संजीव मुखिया अब भी गायब है। उसकी पत्नी का भी फिलहाल अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। समीर, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि संजीव मुखिया का आता पता नहीं चला, लेकिन इस बीच उसे कोर्ट से राहत जरूर मिल गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंचा TV9 भारतवर्ष। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का शक दरअसल जताया जा रहा है। ई रिक्शा से पहुंचाया गया था यहां पर पेपर। बिहार EOU ने हजारीबाग में जांच भी की है इस पूरे मामले को लेकर। ओएसिस के प्रिंसिपल का क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना था, TV9 भारतवर्ष ने आपको सुनवाया भी था, लेकिन यहां से ही पेपर लीक का चूंकि शक है, सीधा रुक कर लेते हैं हजारीबाग में। हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद है। विपिन, आप वहां पहुंचे, क्या कुछ आपने पाया, क्योंकि हजारीबाग की इस ओएसिस स्कूल से भी पेपर लीक का शक जताया जा रहा है।
या बिल्कुल, अब तक जो नीट पेपर लीक मामला है उसमें जो सबसे संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है प्रतिमा, वो उसी ओएसिस स्कूल की है हजारीबाग के, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो स्कूल है और इसी स्कूल में जो एक परीक्षार्थी बैठा हुआ था जिसका रोल नंबर 6136488 था, उसका जला हुआ रोल नंबर मिला है। जो पटना में पेपर लीक यानी जो जले हुए टुकड़े पेपर्स के बरामद हुए थे वो इसी ब्रांच के थे और यहीं पर वो एग्जाम हुआ था। लिहाजा अब सीबीआई के रडार में ये स्कूल भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि रांची से जो पेपर चला वो हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग ब्लू डॉट कंपनी से वो एसबीआई पहुंचता और एसबीआई से जब ओएसिस स्कूल आता है तो ये महज 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। 2.5 किलोमीटर में 1.5 घंटे लग गए। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये प्रिंसिपल का कमरा है। हम सीधे आपको प्रिंसिपल एहसानुल हक के पास ले चलते हैं। वो क्या कुछ कर रहे हैं और अपने स्कूल की भूमिका के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, मैं आपको सीधे ले चलता हूं। इस वक्त हम लोग ओएसिस स्कूल के कैंपस के अंदर आ चुके हैं और अंदर वो जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक साहब वो बैठे हुए हैं। हमने उनसे समय मांगा था और सीधा उन्हीं से एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, मैं ये चाहूंगा, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। मैं ये चाहूंगा कि ये बताइए कि आपकी भूमिका, आपके स्कूल की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि पटना में जो रोल नंबर जला हुआ बरामद हुआ है 6136488, वो इसी स्कूल में बैठे परीक्षार्थी का था। क्या कहेंगे, क्या सफाई पेश करना चाहेंगे आप? हाँ जी, जब ईओयू के ऑफिशियल्स आए थे तो उन्होंने भी हमें बताया कि जो बुकलेट नंबर वहाँ मिला वो ये बुकलेट नंबर था और जांच के क्रम में ये पाया गया कि उस बुकलेट नंबर पे परीक्षार्थी ने यहाँ परीक्षा दिया और उसका अटेंडेंस भी मार्क था। तो ऑब्वियसली ये बात हमें उस समय मालूम हुई। लेकिन जब हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो जब एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन के बॉक्स खुलता है तो एक डेजिग्नेटेड टाइम में खुलता है। नहीं, तो आपको जो बॉक्स मिला, ये कहा जा रहा है कि रांची से पेपर चला, हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग ब्लू डॉट कंपनी से एसबीआई पहुंचता है और एसबीआई से ओएसिस स्कूल लाने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग जाता है, जबकि ये महज 10 से 15 मिनट का रास्ता है। आपको ये लग रहा है कि आपको टेम्पर्ड मिला था या स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो संदिग्ध और जांच के दायरे में है? जी, एसबीआई से ओएसिस स्कूल जब बॉक्स लाया जाता है, एक्चुअली सिस्टम इसका क्या होता है, सुबह हम लोग करीब 7:30 बजे बैंक पहुंचते हैं। वहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स 5 सेंटर के पहुंचते हैं। जब तक 5 सेंटर के नहीं पहुंचते तब तक हम वेट करते हैं। 5 सेंटर के ऑब्जर्वर्स भी पहुंचते हैं। वहाँ सारे बॉक्सेस का मिलान किया जाता है, सारे बॉक्सेस को अलग अलग किया जाता है और वहाँ एक एक करके सबको सौंपी जाती है और सब एक साथ वहाँ से निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस जो होता है ये आधा से 1 घंटे का प्रोसेस होता है। फिर वहाँ से सब निकलते हैं। तो यहाँ से बहुत दूरी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वहाँ से 8 बजे निकला है तो यहाँ पे 8:30 तक पहुँच गया है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया है एसबीआई से ओएसिस स्कूल लाने में और टेम्पर्ड हुआ है वो इन्हीं बीच इसी 1.5 घंटे के दौरान होने की संभावना और आशंका व्यक्त की गई। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि इस बात को सारे लोग मॉनिटर करते हैं कि एसबीआई से जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी रास्ते में कहीं रुकती नहीं है। ठीक है, गाड़ी टोटो से लाने की बात चल रही है। नहीं, ये आपने 2 बातों को मिक्सअप कर दिया। एक्चुअली मामला क्या है कि जब एसबीआई से गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी में सीएस और ऑब्जर्वर दोनों मौजूद होते हैं। वो ऑब्जर्वर जिसे एनटीए ने यहाँ रखा है, तो गाड़ी कहीं भी रास्ते में रुक नहीं सकती है, गाड़ी सीधे स्कूल आके रुकती है। जो टोटो वाली बात आप कह रहे हैं कि वो टोटो वाली बात ये है कि जब क्वेश्चन पेपर्स जब जिस दिन ईओयू के ऑफिसर्स आए थे और इंक्वायरी कर रहे थे, मैं भी उस इंक्वायरी में साथ था, उनके साथ था। तो जब हम लोग वहाँ पे कुरियर सर्विसेज के ऑफिस पे पहुँचे तो वहाँ पूछा उन ईओयू के ऑफिसर्स ने कि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर कब आया था? तो उन लोगों ने बताया हमारे पास क्वेश्चन पेपर 3 तारीख को आया था। ठीक है, कहाँ से आया था उन्होंने पूछा, तब उनके कर्मचारियों ने बताया कि वो क्वेश्चन पेपर रांची से आया। एक सवाल स्टूडियो से ये आ रहा है, ये जानना चाहते हैं, आपको जब पेपर मिला, जो बॉक्स मिला, सब कुछ ठीक था? कोई टेम्पर्ड नहीं था? किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज आपको नजर नहीं आई? जी, जब बॉक्स जब हमें मिलता है तो वो कार्टन से पैक्ड होता है, उसमें टेपिंग होता है, कहीं सब कुछ ठीक था, कहीं से भी कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। तो फिर ये इस स्कूल में परीक्षा देने वाले छात्र का रोल नंबर पटना में बिल्कुल विपिन, आप बातचीत जारी रखिएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, हमारी रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ रही है, सीबीआई की जांच भी चल रही है। ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा कांड, इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 5 राज्यों तक। आप मानेंगे कि व्यवस्था में बहुत बड़ी खामियां हैं जिनका निपटारा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त छात्रों के जहन में एनटीए की जो इमेज है उसको दुरुस्त करने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। कैसे ये भरोसा दोबारा कायम किया जाएगा, कैसे इन खामियों को दुरुस्त किया जाएगा, कई अहम सवाल हैं। राधिका।
नमस्कार समीर जी। देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ कमियां हैं, कुछ नहीं काफी सारी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसीलिए थरो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बिलीव करते हैं और कर रहे हैं, और जल्दबाजी कुछ नहीं कर रहे। चाहे जितना भी मीडिया से प्रेशर आ रहा है, चाहे जितना भी ऑपोजिशन इसको राजनीतिक करने की कोशिश कर रहा है, हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है, और उन चीजों को प्लग करने की जरूरत है कि कहां कहां लीकेज है। जब तक हम मामले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, हम नीट के तरीका लेकर आए एग्जाम करवाने का, क्योंकि पहले इतने पेपर लीक होते थे कि हम एक नया तरीका लेकर आए। अब उस तरीके में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हर तरीके से जो भी दोषी है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो भी दोषी है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा रसूख वाला आदमी हो, उसको छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल कायम होगी। कह रही है कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, लेकिन TV9 भारतवर्ष लगातार इसमें जो धांधली हो रही है उसको लेकर हर दिन खुलासे कर रहा है। कल ये जानकारी सामने आई है कि 2018 में, 2019 में, 21 में भी CBI ने FIR दर्ज की है, तो और कितना समय चाहिए होगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। प्रोफेसर सुबोध कुमार, देखिए, ये जो पूरा मामला है ये दो तरीके से हमें देखना चाहिए। पहला NTA की तरफ से, और दूसरा जो CBI इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिन लोगों ने इस पेपर को इस तरीके का दुराचार कदाचार हुआ है उसमें जो सम्मिलित है, उसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देख रही है। एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये आया था इसलिए क्योंकि 46 एग्जाम को क्लब करके एक एग्जाम होते थे, और वहाँ पर भी कुछ खामियां रहती थी, और स्टेट अपना अपना एग्जाम लेता था, या फिर कहीं अलग अलग संस्थान अपना अपना एग्जाम लेते थे। फॉर एग्जाम्पल IIT अपना लेता था, एम्स अपना लेता था, बाकी सब संस्थाएं अलग अलग एग्जाम लेती थी। पहले तो NTA लाया गया, NTA लाकर पूरे एग्जाम पैटर्न को ही बदल दिया गया, ऑप्शनल बना दिया गया, मल्टीपल क्वेश्चन बना दिया गया, उसमें से इलैबोरेटिव एग्जाम होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम को हटा दिया गया। अब देखिए, ये नीट का एग्जाम पर मैं आता हूँ। जब ये NTA बना तो NTA अनइवन है, क्योंकि स्कूल सिस्टम भारत में है, एक CBSE बोर्ड है और एक स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में, स्टेट एग्जाम में और CBSE बोर्ड में ये है कि NTA ज़्यादा वजन CBSE बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है। इस कारण से पूरे देश में गांव देहात से बच्चे निकलकर बड़े बड़े शहरों में आ गए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मशरूमिंग हो गया। पिछले 5 सालों में समीर जी लगभग 60 लाख करोड़ का कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्री बन गया, और हर एक साल 20% का इसका ग्रोथ है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि मामला कहां जा रहा है। ये नीट के एग्जाम पर मैं अब आता हूं। नीट के एग्जाम पे देखिए, और इससे पहले एक बात है कि अभी तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जस्टिस राजन के अंडर, और उस कमेटी में ये पता चला कि जब से नीट एग्जाम आया है, जब से 15 से 16% गांव देहात के बच्चे, रीजनल स्कूल के बच्चे और NTA में नीट का एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन CBSE की तरफ झुका हुआ है। इस कारण से कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ रहा है। अब मामला जो नीट का, जब ये एग्जाम हुआ तो NTA ने एक थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बनाया था, और जिस दिन ये एग्जाम हो रहा था पूरे भारत में, एक 30 सेकंड और दीजिए, पूरे भारत में जिस दिन ये एग्जाम हो रहा था 4000 सेंटर में से 10% सेंटर पे उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू में इतनी खामियां पाई कि वहां पर 50% सेंटर पे कैमरे नहीं थे, जो जहां पे क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था वहां गार्ड रूम में, वहां गार्ड नहीं थे स्ट्रांग रूम में। तमाम खामियों की बात सामने आई है। हमारे साथ GM शाहीन साहब भी मौजूद हैं। शाहीन साहब, ये तमाम आरोप आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बिहार जो कि एक तरह से केंद्र नजर आ रहा है, दायरा तो कई राज्यों में फैला हुआ है, वहीं सबसे ज्यादा राजनीति भी इस मसले पर होती हुई नजर आ रही है। आपकी सहयोगी BJP वहां पर क्या क्या आरोप लगा रही है RJD के बड़े बड़े नेताओं पर, और अगर इतने पक्के सबूत हैं तो उस लिहाज से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो राजनीतिक तबके से भी ये सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपने के प्रोग्राम में अभी 4 दिन पहले क्या कहा था कि मैंने उस वक्त कहा था कि थोड़ा समय दीजिए, अभी एक्शन ऐसा होगा कि ये लोग याद रखेंगे, और 3 घंटे के अंदर जो है नीट के फिर नए सिरे से एग्जाम का ऑर्डर हो गया। और सरकार जो है, ये बताइए कि बिहार के डिप्टी CM ने जो आरोप तेजस्वी यादव उनके PS पर लगाए थे, कुछ तो हासिल हुआ होगा उनका, कुछ तो सबूत होंगे जब इतने बड़े आरोप लगाए गए।
उस गलत सिलसिले में थोड़ी क्या बताया। कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ? नहीं, गलत क्या बोला? वो जो नहीं, एक्शन हमारे क्या हुआ? हमने एक्शन हो रहा है। देखिए, अपना सरकार अपना काम कर रही है। आप निश्चित रहिए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई इस वक्त जांच कर रही है और यकीन रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ताकि दोबारा जो है ऐसे लोग कभी सोच भी ना सके कि ऐसी हरकतें ये लोग करेंगे। आप यकीन रखिए, जो सरकार पे पूरा भरोसा रखिए आप। एनडीए सरकार जो है अपने वादे पर पाबंद है और हर एक एक्शन लेने के लिए तैयार है और एक्शन ली भी जा रही है। ये कॉन्फिडेंस लेकिन आप लोगों को छात्रों में इंस्टिल करने की जरूरत है। लेकिन राधिका जी, यहाँ पर साफ तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट है, जो उसको कैसे दूर किया जाएगा जो छात्रों में आ गया? एनडीए सुनिए, एनडीए को एक बहुमत मिला है। एनडीए अपना काम कर रही है और छात्रों को बिल्कुल भरोसा है सरकार के ऊपर। ये जो घटनाएं होती है ये पहले भी होती आ रही है और बदमाशों की जो टीम है, नहीं तो ये कोई वो तो अच्छी बात रहती तो नहीं है ना सर कि पहले भी होती हुई आ रही। हम मानते हैं इसको, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए, वक्त एक मिनट के लिए। दीजिए। सरकार अपना काम कर रही है और देखिए सरकार की जो लाठी बजती है वो कितनी जोरदार लाठी बजेगी। थोड़ा सा आपको धीरज रखने की जरूरत है, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पे उन्होंने भरोसा किया भी है और बच्चे कैसे ना घबराएं, सवाल तो यही है ना शाहीन साहब। यहाँ भविष्य दांव पर लगा हुआ है, भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आगे भी परीक्षा ढंग से करा पाएंगे आप लोग या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एक अहम खबर और दे दें, उसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के पास। गोधरा में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। सीबीआई ने गोधरा पुलिस से केस टेक ओवर किया है। कल सीबीआई के 4 अफसर यहां पहुंचे थे, आज 2 और अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा पन्नों की फाइल टेक ओवर की जा चुकी है। निकुंज पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोधरा से। निकुंज, जांच कहां तक पहुंची है? सीबीआई किस लेवल पर जांच कर रही है और अभी तक की जांच में पता क्या चला है? देखिए, गोधरा में जो पूरा मामला नीट की परीक्षा का जो सामने आया था, उसमें चोरी कराने का मामला पूरा था और जो गोधरा के कलेक्टर थे उन्होंने पूरी एफआईआर जो यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर थे उनके द्वारा करवाई थी। उसके बाद ये स्थानीय पुलिस ने पूरी जांच की। उसमें 5 अपराधी को अभी तक जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया है। अभी सभी अपराधी अभी जुडिशियल कस्टडी में है। कल से सीबीआई ने ये पूरा मामला है वो टेक ओवर किया है। कल वो 4 अफसर थे और आज और 2 जुड़े हैं, यानी 6 सीबीआई के अफसर है वो अभी ये पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पूरा मामला ये था कि गोधरा में जो परीक्षा सेंटर था उसमें ये 5 जो अपराधी हैं उन्होंने मिल के जो विद्यार्थी थे उनके पास से 10-10 लाख रुपए पहले बरामद किए थे। वैसा पहले संज्ञान में आया था, लेकिन जांच में ये पूरा मामला और ज्यादा जो केस है वो ली गई वैसा भी सामने आया था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि जो लोग यहाँ पे चोरी करना चाहते थे उन्होंने ये जो अपराधी है उनके खाते में 60 लाख रुपए तक की अमाउंट जमा करवाई थी और जो इन्होंने तो ब्लैंक चेक भी दिए थे। अब ये पूरा जो मामला है अब सीबीआई के पास है। सीबीआई का जांच का आज गोधरा में दूसरा दिन है और सीबीआई पूरे ये मामले की जांच कर रही है। आज सीबीआई जो परीक्षा केंद्र है वहां का भी मुआयना कर सकती है। साथ में यहाँ के जो 5 आरोपी है उनको भी, जो अपराधी है उनको भी ट्रांजिट रिमांड के तो निकुंज बता रहे हैं किस तरीके से गोधरा तक भी इसके तार फैले हुए नजर आ रहे हैं और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। राधिका, आपका मैं जवाब चाहूंगी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है इन परीक्षाओं को लेकर, उसे कैसे पाटिएगा, कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, इसमें तो दो कोई राय नहीं है कि जो भी छात्र होगा जिन्होंने ये एग्जाम दिया उनके अंदर एक डर होगा, एक मेंटल स्थिति उनकी अलग होगी और लाजमी है। कोई भी होता, यदि आप और हम भी ये टेस्ट दे रहे होते, कोई एग्जाम दे रहे होते, ऐसी बड़ी घटना घट जाती तो हमारे भी साथ भी ऐसा एक डर की स्थिति होती, एक ये होता कि पता नहीं आगे क्या होगा, एक मेंटल प्रेशर होता है। वैसे ही जिस समय छात्रों के ऊपर एजुकेशन सिस्टम में हमारे मेंटल प्रेशर बहुत रहता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी छात्रों को आश्वस्त करवाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। हम बेस्ट तरीका निकालेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, ना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं जीरो टॉलरेंस। लेकिन राधिका जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी और पूरा ऑपोजिशन ये कह रहा है कि पूरे
पूरी जो व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, उसी में खामियां हैं। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये खास तरह की विचारधारा के लोग एजुकेशनल सिस्टम में घुस गए, जिसका नतीजा यही है। समीर जी, मेरे पास यहाँ पे एक पूरी फेहरिस्त है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में है, जिसको चला पीछे से यही राहुल गांधी जी रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगी आज आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से कि जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 का लीक हुआ, CAT 2003, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2008, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2010-2011, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011, गेट का एग्जाम 2013, ये कई सारे हैं। 30 की तो लिस्ट मेरे पास है, उससे ज्यादा आपको और अवेलेबल हो जाएगी। तो तब कौन लोग थे जो ये सब चला रहे थे? ये कौन सी विचारधारा थी राहुल गांधी की? लेकिन ये सवाल ये नहीं है। सवाल बार बार जो ये राजनीति हमारे देश के बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के कर रहे हैं। पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी एक फेक वीडियो ट्वीट करती है, फिर तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम सामने आता है राहुल गांधी एक प्रेस वार्ता करते हैं। ये बहुत ओछी और घटियापन है। उनको बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। ना तेजस्वी यादव का जिक्र किया, हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध भी मौजूद हैं। सुबोध जी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। लगातार आप लोगों को ये कह के घेरा जा रहा है कि आप लोगों के लिए भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार। देखिए, ये लोग भाजपा वाले पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी कानून बनाते हैं। एम्स के 2012 का पेपर लीक का इन्होंने बात किया, एग्जाम कैंसिल हुआ। नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, एनटीए को अरेबियन सी में फेंक देना चाहिए। जिस तरीके का एनटीए में सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ट्रस्ट डेफिसिट है। कस्टोडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन था? कस्टोडियन था एनटीए। एनटीए अपना जो है दायित्व से भाग नहीं सकती है। और इसके पीछे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, 10 दिन पहले आके कुछ और बात करते हैं। सारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस एक आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो सेंटर दिया जाता है उसी के आइडियोलॉजी का सेंटर है। हरियाणा में इसका जो है रिजल्ट आ गया है, 6-6 बच्चे वहां से टॉप कर जाते हैं। चाहे वो हजारीबाग वाली बात हो, सेंटर भी उन्हीं का होता है। उसी सेंटर पे अपने लोगों को ये भेजकर एग्जाम कराते हैं और पेपर लीक करवाकर ये लोग गलत काम करते हैं। एनटीए इन्वॉल्व है इसमें। एनटीए को अरेबियन सी में फेंक दिया जाए या बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाए। झारखंड के बगल में पड़ता है, बिहार के बगल में, उसको फेंकिए उधर। ठीक है, राधिका जी, इसका जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में ये चलेगा। जहां तक बात रही राधिका जी का, लगातार सामने आ रहे हैं राधिका, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रों का भविष्य दांव पर है और अभी तक नीट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी नहीं लिया गया है। एनटीए पर तो तमाम गंभीर सवाल उठ ही रहे हैं। समीर जी, ना हम किसी इंक्वायरी से भाग रहे हैं, ना हम किसी जवाबदेही से भाग रहे हैं। हम राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार नहीं है जिसमें इतने सारे पेपर लीक हो गए और राहुल गांधी जी चुप्पी साध ली और अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया। ना ही हम भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसमें सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला हो जाता है एग्जाम का। एक ही परिवार के उन्हीं के एक ऑफिसर के 5 लोग उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और भूपेश बघेल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं क्यों जवाब दूं। और राहुल गांधी फिर चुप्पी साध लेते हैं। और ये पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही क्योंकि फिर ये कहेंगे कि हम नेहरू जी को याद दिला रहे हैं, हम राजीव गांधी जी को याद दिला रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद दिला रहे हैं। तो इन लोगों की जो चुप्पी रही है, मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन से लोग थे। लेकिन बात फिर मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये बात असली मुद्दे पे वापस लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश की संवेदनशील इशू है, इस पे राजनीति करना, फिर आप बीच में बोलेंगे। देखिए, यही शो करता है कि ऑपोजिशन कितनी सीरियस है हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। डिबेट पे भी वो तू मैं करना चाहती हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियस नहीं है, बात एनटीए की हो रही है, बात नीट की हो रही है। आप राजस्थान लेके चले जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ लेके चले जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने शिक्षा मंत्री रिजाइन करे, प्रधान जी रिजाइन करे, प्रधान जी ने देश की जनता को गुमराह किया है। तरीके से बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये इस तरीके से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे और वो सामने दिखाई दे रहा है। छोटा से छोटा आदमी नहीं, स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा एग्जाम कराइए सही तरीके से। जी, कोर्ट में ये बात है, जैसे जैसा कोर्ट का फैसला आएगा उसके साथ सारे लोग बैठकर हर चीज का फैसला लिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ
किसी भी बच्चे के दिमाग में, दिल में ये नहीं शिक्षा आएगा कि मंत्री उसके साथ रिजाइन कुछ करे, नहीं समीर हुआ है। जी, हमारा लेकिन मांग मैं है बहुत शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी से रिजाइन ये करे। बात कह दूं कि गुमराह किया तेजस्वी देश के यादव बच्चों के का। पीए का भाई भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर कार तेजस्वी यादव तक पहुंचे तो वो भी नहीं बख्शा जाएंगे। चाहे कोई अमित भी आनंद पार्टी, किसका चाहे कोई भी है? हो। अमित आनंद जायसवाल जी कुल मिलाकर का, अमित नीट के आनंद मुद्दे जायसवाल पर जी का अब भी एम्प्लॉय है। जोरदार बहस आपके जारी है, मेंबर ऑफ लेकिन वो पार्लियामेंट का छात्र एम्प्लॉय है। अभी अमित जवाब आनंद चाहते है हैं कौन? जिन्होंने मांग की है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उनके लिए क्या फैसला होता है आने वाले दिनों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर इस वक्त कुछ है तो वो छात्रों का भविष्य है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, कुछ ही देर में स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होगा। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार हैं और अब से कुछ ही देर में उनका नामांकन होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में ओम बिरला नामांकन करेंगे। और देखिए, स्पीकर चुनाव को लेकर बोले राहुल गांधी, हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, ये कहा है राहुल गांधी ने। यानी एनडीए का जो स्पीकर पद का उम्मीदवार है ओम बिरला, उनको ऑपोजिशन सपोर्ट करेगा, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पद जो है वो ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो पूरी बात आपको सुना देते हैं, राहुल गांधी ने कहा क्या है। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। और इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। स्पीकर के विषय पर अखिलेश यादव ने कहा है कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। इस बात पर अखिलेश यादव ने भी जोर दिया। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, यहाँ कुल मिलाकर विपक्ष ने एक बात तो साफ कर दी है कि स्पीकर के मसले पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जो मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही थी उस पर सब एकजुट नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, शुरू से ही विपक्ष ये बात बोल रहा है कि जो एक ट्रेडिशन रहा है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का रहे और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष का हो, उस पर आज भी कायम है। और इसी संदर्भ में बातचीत भी राजनाथ सिंह की हुई है, और मुझे जहाँ तक जानकारी और जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है, और सरकार डिप्टी स्पीकर पद हो सकता है कि विपक्ष को दे, जिसकी पूरी संभावना अभी दिख रही है। अब ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से क्या क्या बातें उनको बोली जा रही हैं, लेकिन ये एक तरह से सरकार के जो अंदर से एक सेंस निकल कर आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं मानती है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को जाना चाहिए। तो जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो मांग है वो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की जो चर्चा है सरकार के अंदर है। और जहाँ तक बात है ओम बिरला को स्पीकर बनाने की, तो जी, यानी कुल मिलाकर आमोद, आसार तो फिलहाल यही नजर आ रहे हैं कि स्पीकर पद जाहिर है एनडीए को मिलेगा, ओम बिरला स्पीकर होंगे, और डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के खाते में जाएगा। ऑपोजिशन क्या किसी एक नेता के नाम पर एकमत होता हुआ नजर आ रहा है? मतलब कांग्रेस का वो कौन सा नेता होगा जिसे यह जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर कुछ सहमति है? कुछ बड़ा नाम सामने आया है क्या कोई?
देखिए, एक बार सत्ता पक्ष से जब उनको ऑफर ये मिल जाएगा कि डिप्टी स्पीकर का पद आपको हम दे रहे हैं और आप अपने में तय कीजिए कि किसको बनाना है, उनकी तरफ से नामों को मांगा जाएगा और बताया सरकार की तरफ से पूछा जाएगा कि कौन बनेगा। उसके बाद निश्चित तौर पे अपोजिशन पार्टी इस पर बैठक करेंगी और उसके बाद ये नाम तय होगा। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो अपोजिशन में दल है कांग्रेस है, उसके सांसदों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से दोनों मिलकर कदमताल कर रहे हैं, तो आगे ध्यान इसका रखते हुए ये पोस्ट ऑफर कर दिया जाए समाजवादी पार्टी को। हालांकि अभी कोई आधिकारिक इस पर जानकारी नहीं दी जा रही है, नहीं बयान। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कांग्रेस के खेमे से के सुरेश के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अब आमोद जो कह रहे हैं कुछ बदलाव भी उसमें आने वाले वक्त में मुमकिन है।